नमस्कार। चुनाव पूर्व विश्लेषण के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सोनिया सिंह। आज बात छत्तीसगढ़ की। सन 2000 में मध्य प्रदेश से अलग होकर बने इस राज्य ने एक लंबा सफर तय किया है। ये राज्य कभी पिछड़ेपन का शिकार हुआ करता था, लेकिन आज इसका एक बड़ा हिस्सा विकास की ओर अग्रसर है। यहाँ की राजनीति भी कम दिलचस्प नहीं है। कभी बीजेपी का गढ़ माने जाने वाले इस राज्य में 2018 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को सत्ता मिली। अभी इस बात को 6 महीने भी नहीं हुए हैं और लोकसभा चुनाव शुरू हो चुके हैं। ऐसे में ये बात देखने लायक होगी कि क्या कांग्रेस अपनी लोकप्रियता कायम रख पाती है। क्या इन 6 महीनों में बीजेपी अपना खोए जनादेश को फिर से कब्जा कर पाती है। आइए इन्हीं सवालों की पड़ताल करें राज्यनामा में। गरीबी परिवार 72 क्या है। छत्तीसगढ़ के चुनावी समीकरणों पर बात करने के लिए आज मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह, जगदीश उपासने और साथ ही हैं रोशन गौड़। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले जानते हैं प्रदेश के लोकसभा चुनाव के दौरान रहे नतीजों के बारे में, और इसके बारे में बताएंगी हमारी सहयोगी टीना झा हमारे खास चुनावी डेटा सेंटर से। शुक्रिया सोनिया। तो डेटा सेंटर में हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है। आज बात छत्तीसगढ़ की हो रही है, तो हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश से अलग होने के बाद से छत्तीसगढ़ चुनावों के वक्त हमेशा से चर्चा में रहा है। यहाँ का एक बड़ा इलाका आज भी नक्सलवाद से प्रभावित है और चुनाव आते ही नक्सली अपनी मौजूदगी दर्ज कराने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं छत्तीसगढ़ में। खैर, बात चल रही है आंकड़ों की, तो सबसे पहले नजर 2009 के लोकसभा चुनावों पर डालते हैं। यहां मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही रहता है। 2009 में बीजेपी ने इस प्रदेश की 11 सीटों में से 10 अपने खाते में की थी और कोरबा की 1 सीट मिली थी कांग्रेस पार्टी को। 2014 की बात करें तब भी स्थिति हूबहू थी। बीजेपी को तब भी 10 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट से ही संतोष करना पड़ा था और ये सीट थी दुर्ग की। सीटों के समीकरण को समझने के लिए आइए एक निगाह अब डाल लेते हैं वोट शेयर पर। 2009 में बीजेपी को 45% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 37% वोट मिले थे और पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी। जबकि 17% से अधिक शेयर दूसरी पार्टी और निर्दलीय उम्मीदवारों के खाते में गई थी। अब 2014 के चुनावों में दोनों ही पार्टियों ने अपने वोट शेयर में सुधार किया। बीजेपी को करीब 50% और कांग्रेस को 39% वोट मिले, जबकि बाकी बचे 11.25% वोट अन्य पार्टियों और निर्दलीय उम्मीदवारों में बट गए। सोनिया। तो काफी दिलचस्प आंकड़े हैं टीना, और इन्हीं सब पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे गेस्ट भी। जगदीश जी, आपसे शुरू करेंगे। टेस्ट केस है छत्तीसगढ़, क्योंकि 15 साल के बाद बीजेपी हारी है विधानसभा में और अब एंटी इनकम्बेंसी की वजह से सभी सांसद उन्होंने रिप्लेस कर दिए हैं। क्या स्ट्रैटेजी कारगर रह पाएगी? क्या लगता है? हो सकता है, संभव है, क्योंकि हालांकि छत्तीसगढ़ में इस बात पर बड़ा अचंभा पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी जताया और सामान्य लोगों ने भी जताया कि एक साथ ऐसे सभी प्रत्याशियों को बहुत कम बदला है पार्टी ने, और जो पुराने 10 सभी जीते हुए बदले गए, उसमें से 3-4 तो ऐसे थे जो दोबारा जीत सकते थे, लेकिन पार्टी ने कोई जोखिम नहीं उठाई और सारे नए चेहरे इस बार दिए हैं। मैं समझता हूं कि जो विधानसभा में जो एंटी इनकम्बेंसी भाजपा की प्रदेश सरकार को झेलनी पड़ी, वो राज्य के मुद्दों पर थी, और राज्य के मुद्दे 15 साल से भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में थी। राज्य के मुद्दे, किसानों के धान की खरीद को लेकर मुद्दे, उसकी धान की कीमत के मुद्दे,
ऐसे कुछ मुद्दे थे जो लंबे समय से छत्तीसगढ़ में चल रहे थे और उसका परिणाम राज्य शासन को, वहाँ भाजपा शासन को भोगना पड़ा। लेकिन लोकसभा चुनाव में मुद्दे दूसरे हैं। लोकसभा चुनाव में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी ने जो मुद्दे उठाए हैं वो राष्ट्रवाद के मुद्दे हैं, आतंकवाद के मुद्दे हैं। और सबका साथ सबका विकास तो भाजपा शासन में जब से आई है केंद्र में, तब से इस पर काम कर रही है। मैं समझता हूं कि इन मुद्दों पर और जिस तरह की भीड़ और जिस तरह का उत्साह जो प्रधानमंत्री मोदी की पहली सभा बालोद डिस्ट्रिक्ट में हुई, उसके लिए लोग 4 से 5 घंटे इंतज़ार करते रहे, कड़ी धूप में लोग खड़े रहे। तो इससे ये पता तो लग रहा है कि रिस्पांस है और जो नए चेहरे रखे गए हैं। और देखिए, ऐसा भी नहीं है कि भाजपा विधानसभा में हार गई तो सभी लोकसभा सीटें भी चली जाएंगी। विधानसभा में भाजपा को नुकसान हुआ, जो ट्राइबल सीटें हैं बस्तर की या सरगुजा की या रायगढ़ की, और भाजपा का वो गढ़ रही हैं। तो माना यह गया कि लोकसभा में भी ऐसा होगा। लेकिन हमने देखा कि माओवादियों ने भाजपा के अकेले विधायक बस्तर से भीमा मंडावी की हत्या कर दी। इसका मतलब है भाजपा फोर्स है, अदरवाइज माओवादी उन पर हमला नहीं करते। और उसकी रिएक्शन बस्तर लोकसभा चुनाव में हुई, मतदान अच्छा हुआ। मेरा मानना है कि इन सब चीज़ों का असर होगा, नए चेहरों का फ़ायदा पार्टी को मिलेगा। और जिस तरह से कांग्रेस ये उम्मीद लगाए बैठी है कि भाई विधानसभा में जैसी बम्पर जीत उसको मिली है, उसी तरह की बम्पर जीत वो लोकसभा में पाएंगे। मुझे नहीं लगता कि ऐसा संभव है। और भाजपा 10 नहीं, जो जितना उनका पुराना फिगर है, संभव है कि उससे 1 आध सीट कम पर भाजपा वहाँ पर अपना कब्जा बना के रखे। रोशन जी, क्या लग रहा है कि स्ट्रेट फाइट है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस? हाँ, अभी तक तो जो वहाँ का ट्रेंड है वो यही है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर होती है। लेकिन यहाँ पे एक जो बहुजन समाज पार्टी है उसका अपना एक छोटा सा रोल रहा है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है। जैसे 2009 में उसका 4.5 करीबन वोट परसेंट था, लेकिन बाद में वो घट के 2.5 पे आ गया। लेकिन इस बार जो उनका फोकस है वो जांजगीर चांपा पे है, क्योंकि वहाँ से काशीराम जी लड़े थे। सबसे पहला चुनाव उन्होंने 1984 में वहीं से लड़ा था और हालांकि हार गए थे। लेकिन इस बार बीएसपी का पूरा फोकस है कि हम वो सीट जीतें और काशीराम जी को हम श्रद्धांजलि दें। एक और फोर्स है वहाँ पे अजीत जोगी, जिन्होंने पहले घोषणा की थी कि हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जो विधानसभा में उनको उतनी सफलता नहीं मिली, केवल 5 सीटें मिली थी और वोट परसेंट भी उनका करीबन 7% था। तो उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा और उन्होंने कहा कि जो बीएसपी ने पूरे 11 कैंडिडेट खड़े किए हैं उनको हम सपोर्ट करेंगे। तो इसका मतलब क्लियर हो गया है कि वहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधी सीधी टक्कर है। और जैसे अभी जगदीश जी ने कहा, स्पष्ट सी बात है कि बीजेपी का वहाँ पे गढ़ रहा है और 10 सीटें पिछली बार उन्होंने जीती, 2009 में भी 10 सीटें जीती थी। जो इस बार एक उन्होंने वहाँ पे एक प्रयोग किया है, जैसे दिल्ली में किया था कि तीनों जो नगर निगम थे सारे के सारे कैंडिडेट को बदल दिया था और फिर तीनों नगर निगमों पे बीजेपी का कब्जा हो गया। तो ऐसा ही बीजेपी चाह रही थी कि वहाँ पे हम सबके सब बदल दें। लेकिन ये बात ध्यान देने वाली है कि नगर निगम के चुनाव अलग होते हैं और लोकसभा के चुनाव अलग होते हैं। लोकसभा में जितने वहाँ बड़े लीडर थे, जैसे अभी एक खुशपोसाहट है वहाँ पे कि रमन सिंह को सम्मान नहीं दिया गया है, वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। उनके बेटे का आपने टिकट काट दिया, कोई बात नहीं, लेकिन वो राजसमंद से चुनाव लड़ना चाहते थे, उनको नहीं मिला। जैसे वहाँ पे रमेश बैस हैं, लगातार 8 चुनाव जीते हैं। तो ये थोड़ी सी नाराज़गी है, लेकिन आज की स्थिति में बीजेपी में नाराज़गी दिखाने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि इस जो टक्कर है डायरेक्ट में, जितना बीजेपी को विधानसभा में नुकसान हुआ था शायद उतना ना हो और वो अपनी स्थिति ठीक ठाक कर ले, क्योंकि इसमें जो चुनाव हो रहा है वो सीधे चुनाव है, मोदी वर्सेस अदर्स। तो वहाँ पे राष्ट्रवाद का मुद्दा है, नक्सलियों का मुद्दा जरूर है, उस पर हम फिर बात करेंगे, लेकिन सीधी फाइट है वहाँ पे। जी, जैसे बिहार में लालू के बिना चुनाव थोड़ा बोरिंग हो जाता है, वैसे ही अजीत जोगी एक बहुत बड़ा फैक्टर होते थे और हैं भी, और इस पर भी हम लगातार अभी करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले रामकृपाल जी ये बताएं कि जब बात हो रही है कि कैंडिडेट्स बदल दिए गए हैं, तो ऐसे में सबसे बड़ी एक क्वेश्चन आता है, और ना सिर्फ बीजेपी ने, कांग्रेस ने भी बदल दिए हैं अपने सभी कैंडिडेट्स। तो ये एकता दिखाना बड़ा मुश्किल होता है, और खासकर ऐसे लोकसभा चुनाव में जो बहुत अहम सीटें हैं, 11 सीटें। लेकिन फिर भी वहाँ पर बीजेपी एकता दिखा रही है। क्या उनको समझ में आ गया है कि अब ये समय नहीं है अलग अलग बैठने का, और अगर अब करो या मरो की स्थिति है? निश्चित तौर पर देखिए, हर इलेक्शन करीब करीब करो या मरो की स्थिति में होता है, लेकिन यहाँ पे छत्तीसगढ़ में निश्चित तौर पर देखिए, एक रिमार्केबल चीज़ यह है कि
शायद ये अकेला राज्य है जहां दोनों पार्टियां किसी न किसी रूप में एवरेस्ट पे बैठी हैं। जब से छत्तीसगढ़ बना तब से ये बीजेपी, मतलब स्टेट में भी और एक तरह से आप कहिए कि पार्लियामेंट में भी जो सीटें थी वो एक तरह से रहा। अब सारी सीटें बीजेपी जीत चुकी थी। उसका रिवर्स ये हुआ कि विधानसभा में बिल्कुल कांग्रेस पीक पर चली गई। तो दोनों को, बीजेपी को पुराना 2014 की स्थिति को बचाना है क्योंकि अभी भी उनका वो सांसद थे, और कांग्रेस को जो अभी हाल फिलहाल में जो उसका प्रदर्शन रहा है वो भी एवरेस्ट पर है। यानी कुछ ज़्यादा छीनना नहीं है, बल्कि अगर दोनों अपने अपने पुरानी स्थितियों को बरकरार रख पाएँ बड़ा मुश्किल है। तो ये छत्तीसगढ़ में देखना पड़ेगा। एक बात मैं ये जैसा कि हमारे रोशन जी ने भी कहा और उपासनी जी ने भी कहा, देखिए राज्यों का चुनाव मैं हमेशा मानता हूँ, और अब आपको 3 उदाहरण देता हूँ, एक पुराना और 2 बिल्कुल लेटेस्ट। एकदम अलग होता है। ठीक है, कई बार आपको लगेगा कि जो विधानसभा में हुआ वही लोकसभा में हुआ, वो भले हो जाए, लेकिन अगर स्थितियां बिल्कुल विपरीत होती हैं, लीडरशिप, राज्य की अपनी स्थिति। देखिए सन 85 में मैं कहता हूँ ना कि जब राजीव गांधी 400 सीट लेके आए थे तो उनको लगा कि अब तो बिल्कुल कर्नाटक में भी हमारी सरकार सारी सीटें हमको दे दी जनता ने, तुरंत उन्होंने वोट विधानसभा भंग कर दी और हुआ। लेकिन वहाँ के वोटर ने, जिसने अभी अभी राजीव गांधी को सारी सीटें दी थी, उसने स्टेट के लिए रामकृष्ण हेगड़े जनता पार्टी को चुना। दिल्ली में केजरीवाल को चुना, सारी सीटें बीजेपी को दे दी थी, लेकिन स्टेट की बात आई तो केजरीवाल को चुना। बिहार में सारी सीटें उनको चली गई थी, लेकिन स्टेट की बात आई तो उनको नीतीश कुमार में एक विश्वास दिखा कि राज्य के लिए ठीक है। तो मैं ये कहता हूँ कि जरूरी नहीं कि जो राज्य में हुआ हो। एक इसमें जो सबसे बड़ा जो बीएसपी का पॉइंट है, देखिए बीएसपी को माना जाता था कि ये कहीं ना कहीं से हो सकता है कांग्रेस से कोई अलायंस हो जाए, सॉफ्ट कॉर्नर, और विधानसभा मांग भी रहे थे। पूरी तरह से बीएसपी बीजेपी के प्रति जितनी हमलावर है उससे ज़्यादा कांग्रेस के प्रति हमलावर है। तो आप यूँ तय जान लीजिए कि छत्तीसगढ़ में भी जो ये फैक्टर है, और जोगी जी एक ज़माने में जो ट्राइबल बेल्ट है और वहाँ के नेता माने जाते थे। देखिए सीट में कन्वर्ट होता है या नहीं मैं नहीं कहता, लेकिन बेसिक बात ये होती है कि वोट परसेंटेज कितना बढ़ा लेते हैं, कितना कम होता, और वो वोट किसका कम होगा। छत्तीसगढ़ में जहाँ तक रही बात, मैंने कहा दोनों अलग अलग ढंग पर पीक पे थे। इसका मतलब वही वोटर है जिसने कांग्रेस को भी पीक पर चढ़ाया है और बीजेपी को कहीं पीक पर चढ़ाया था। तो ये जो मायावती का फैक्टर रहेगा अजीत जोगी वाला, ये कितना आगे जाता है। और आज की तारीख में चूंकि लेटेस्ट कांग्रेस के फेवर में गया हुआ है, तो जो अभी नुकसान होगा मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा डेंट करेगा कांग्रेस को। और वैसे भी इन 3 राज्यों में देखिए 16-15 साल के बाद एक पार्टी स्वाभाविक रूप से एक जनता में चेंज का वो आ जाता है। हालांकि छत्तीसगढ़ का थोड़ा आश्चर्यजनक था, लेकिन देखिए मध्य प्रदेश में 15 साल के बाद भी आप वोट परसेंटेज में जो पार्टी आज सत्ता में नहीं है उसका वोट परसेंट ज़्यादा था। यानी 15 साल के बाद इट्स ए इक्वल फाइट। तो छत्तीसगढ़ में मुझे लगता है कि चूंकि ये चुनाव राज्य के लिए नहीं, केंद्र की एक वैकल्पिक सरकार देने के लिए हो रहा है, और आज की तारीख में वोटर इतना जागरूक हो गया है, वो जान रहा है कि उद्देश्य क्या है। एक बात जो साइलेंट वोटर के दिमाग में सबसे बड़ा सवाल आता है वो ये है कि वही पार्टी चाहिए जो कम से कम 5 साल इस देश में राज कर सके। यानी मध्यावधि चुनाव कोई नहीं चाहता, न अमीर न गरीब न पिछड़ा न कोई भी नहीं। यूथ जो है, जो 60% है पॉपुलेशन का जो वोटर है, वो कतई ये नहीं चाहता है कि बार बार चुनाव हो। तो एक फैक्टर जब लोग जाएंगे डालने तो उनके दिमाग में ये भी रहता है। हालांकि फोरकास्ट करना बड़ा मुश्किल काम है, 23 तारीख को पता चल जाएगा। जगदीश जी, जैसे कि रोशन भी बता रहे थे और रामकृपाल जी भी, तो मायावती का जो फैक्टर है वो 2 या 3 सीट्स पर तिकोना मुकाबला हो सकता है। अजीत जोगी की अगर बात करें तो वो चाहे वो कांग्रेस में रहे, कांग्रेस से बाहर रहे, उनके तेवर हमेशा उग्र थे। और इस बार उनके बड़ा विरोधाभासी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। कभी वो मोदी की बहुत तारीफ करते हैं और कभी वो कहते हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा ताकि वोट ना बटे। देखिए अजीत जोगी फोर्स होते थे क्योंकि वो राज्य के, जब राज्य बना तो वो पहले मुख्यमंत्री वही बने,
3 वर्ष वो मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस सरकार के, और उनके नेतृत्व में ही कांग्रेस का पतन शुरू हुआ छत्तीसगढ़ में, और वो लगातार पतन पर गई। फिर कांग्रेस से उनका झगड़ा हुआ, कांग्रेस ने उनको बाहर कर दिया। तब वो ताकत तो थे, क्योंकि वो अपने आप को जनजाति आदिवासी कहते हैं, ओबीसी समाज के प्रतिनिधि के नाते जाने जाते हैं, और बिलासपुर और बस्तर और दुर्ग जिलों में और राजनांदगांव में कई विधानसभा क्षेत्रों में उनका ज़बरदस्त असर है, क्योंकि उनकी जाति के लोग हैं। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में क्या हुआ उन्होंने बसपा के साथ गठबंधन किया। हालांकि विधानसभा में बसपा और अजीत जोगी की पार्टी की 6 सीटें हैं, उनमें अजीत जोगी की एक बहू भी है, तो वो फ़ायदा उनको हुआ। लेकिन उसके बाद जो उनके या पार्टी से पलायन शुरू हुआ, लगभग सभी प्रमुख नेता और उनकी पार्टी छोड़कर या तो भाजपा में गए या कांग्रेस में चले गए। अजीत जोगी शारीरिक रूप से इस समय स्थिति में नहीं है, और फिर धन की कमी भी है। तो उन्होंने पीछे हट गए, और उन्होंने कहा, पहले उनका इरादा था वो कोरबा से खुद लड़ने वाले थे, कोरबा लोकसभा सीट से घोषणा भी उन्होंने की थी, लेकिन वो पीछे हट गए और उन्होंने कहा कि बसपा ही हमारी तरफ से भी लड़ेगी और हम बसपा को समर्थन करेंगे। अब बसपा की ताकत क्या है? बसपा की ताकत, ये ठीक बात है कि 1984 में कांशीराम जी जांजगीर लोकसभा सीट से लड़े थे और 84,000 वोट उन्होंने हासिल किए थे। तो आज क्या वो उतनी बड़ी ताकत है? उतनी बड़ी ताकत वो नहीं है। और जब तक बसपा का 2 या 3% का जो वोट है वो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में और कुछ रायगढ़ के, यही जो जांजगीर चांपा का हिस्सा है इसमें है, कुछ राजनांदगांव और दुर्ग रायपुर के कुछ हिस्से में, कुछ पॉकेट्स में है, लेकिन बसपा स्थिति में कतई नहीं है कि किसी भी चुनाव परिणाम को वो प्रभावित कर सके। तीसरी ताकत तो वो प्रदेश में है ही नहीं। मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच में, और सीधा मुकाबला है, और भाजपा के लिए ये एक तरह का अपनी ताकत को फिर से साबित करना है कि वो प्रदेश में एक फोर्स है, वो स्पेंट फोर्स नहीं है जैसे कि अजीत जोगी हो गए। तो इसलिए ये उनकी प्रेस्टीज का, उनकी साख का, उनकी प्रतिष्ठा का भी सवाल है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि भाजपा के केंद्रीय आला कमान ने डॉक्टर रमन सिंह को पार्टी का नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बनाया है उन्होंने, और उन्हीं के नेतृत्व में राज्य में चुनाव लड़ा जा रहा है। ठीक कह रहे थे, रोशन की कुछ उम्मीदवारों को लेकर नाराज़गी है, क्योंकि कुछ बहुत ही लोकल लेवल के नेता लोकसभा के लिए खड़े कर दिए गए हैं, उसमें 1-2 शहरी सीटें भी हैं। हो सकता है कि कार्यकर्ता और भाजपा का जो कोर मतदाता है उसके नाराज़गी का फ़ायदा उसको, नुकसान उनको उठाना पड़े। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कांग्रेस चूँकि आज सत्ता में है, 6 महीने कांग्रेस को सत्ता में हुए, तो जो कल तक भाजपा के साथ एंटी इनकम्बेंसी थी, जो एक नकारात्मक पहलू था, वो कांग्रेस के साथ जुड़ गया है। क्योंकि कांग्रेस ने जो वादे किए थे अपने घोषणा पत्र में, जैसे 2500 रुपये किसानों को बोनस देने का वादा, 2400 प्लस 2100 प्लस 410, तो ये जो वादा है ये गाँव में नहीं पूरा हुआ। बेरोजगारी भत्ता, अब वो एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस को भोगनी पड़ रही है। फिर कांग्रेस ने एक तरफ तो बस्तर में टाटा स्टील प्लांट के लिए हुई ज़मीन आदिवासियों की उनको वापस कर दी, लेकिन सरकार में आते ही उन्होंने अडानी को एक बड़ा लॉ माइन दे दिया, कोरबा की 2 कोल माइंस भी उन्होंने दे दी। अब ये बातें कंट्राडिक्टरी हैं। तो जो भी सत्ता में पार्टी होती है उसको अच्छे काम के लिए भी उसका नतीजा उसको भोगना पड़ता है। मैं समझता हूँ कि 6 महीने में कांग्रेस ने जो एंटी इनकम्बेंसी कमाई है, और ये जो 2-3 चीज़ें उनकी स्टेट लेवल की चीज़ें हैं, लेकिन भाजपा इसको बराबर और अपने अभियान में इस्तेमाल कर रही है। फिर नक्सलियों ने भाजपा विधायक की हत्या कर दी, तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी उस पर सवाल उठाए अपनी सभा में, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने भी उठाए, और ठीक है उन्होंने न्यायिक जांच की मांग घोषणा कर दी राज्य सरकार ने, लेकिन एक सवाल तो उठ गया ना। तो एक छोटा सा आप पर एक दाग लग गया। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस को ये जो चौतरफा चीज़ें एक साथ उनके लिए आ गई है, उसको संभाल के, अभी नए हैं वो सरकार में, और उसको संभाल के इस चुनाव को लड़ना मेरे लिए, मुझे लगता है उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। जी, और क्या क्या मुद्दे और भी हैं उन सब पर भी करेंगे चर्चा। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ लेंगे, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो
विधानसभा के आंकड़ों पर भी डालेंगे एक नजर डेटा सेंटर से। देखते रहिए राज्यसभा टीवी। विद्या शब्द का वहाँ का उनका अर्थ है विद्या के उद्भावन करना। विद्या को उद्भावन किया जाए तो ज्ञान का प्रसार हो। क्यों इनके पीछे रह गया आपको तक्षशिला और वहाँ पे आपको नालंदा, ये दोनों उनको सामने था, लेकिन इनका पीछे रह गया आपको पुराना जो आश्रम का शिक्षा है। इसीलिए ये सारे हमारा आश्रम है, इसका नाम है ब्रह्मचर्य आश्रम। আমি সুনীতি কুমার পাঠক, আমার প্রোগ্রাম আপনি গুপ্ত रूप দেখুন सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। छत्तीसगढ़ में क्या है चुनावी मिजाज, इस पर हम कर रहे हैं चर्चा आगे बढ़ाने से पहले एक नजर डाल लेते हैं छत्तीसगढ़ में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजों पर, और इस बारे में जानने के लिए हम एक बार फिर रुख करेंगे डेटा सेंटर का। शुक्रिया सोनिया। तो डेटा सेंटर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगर वर्तमान लोकसभा चुनावों में जनता का मूड जानना है तो हमें छत्तीसगढ़ में हुए पिछले विधानसभा चुनावों, जो कि 6 महीने से भी पहले ही हुए हैं, उन पर नजर डालते हैं। 2013 में यहाँ जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी के प्रति लोगों का बढ़ता झुकाव साफ दिखाई दिया। पार्टी को प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों में से 49 पर सफलता मिली, जबकि कांग्रेस पार्टी को बीजेपी से 10 सीटें कम यानी 39 सीटों पर ही सफलता मिली। बहुजन समाज पार्टी के खाते में 1 सीट और निर्दलीय उम्मीदवार को 1 सीट मिली थी। लेकिन 2018 के चुनावों में छत्तीसगढ़ की जनता ने राज्य में सत्ताधारी बीजेपी सरकार के पक्ष में वोट नहीं किया। नतीजतन पार्टी को मात्र 15 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। हालांकि कांग्रेस को यहां भारी जीत मिली। पार्टी ने कुल 68 सीटों पर सफलता हासिल की और सरकार बनाई। 2 सीटें बीएसपी के खाते में भी गई। अजीत जोगी की पार्टी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ को भी 1 सीट मिली। अब आइए आपको दिखाते हैं विधानसभा चुनावों में किस पार्टी को कितने फीसदी वोट मिले। अब जैसा हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि 2013 में बीजेपी की लहर, या यूं कहें तो मोदी वेव बननी शुरू हो गई थी, जो कि छत्तीसगढ़ में भी इसके वोट शेयर में दिखाई दी। पार्टी को 41% से भी अधिक वोट मिले थे। कांग्रेस को तब विधानसभा चुनाव में 40% वोट मिले थे। बीएसपी, जिसे कुल 1 सीट मिली थी, उसे करीब 4.25% वोट मिले, जबकि करीब 14.5% वोट अन्य और निर्दलीय उम्मीदवारों के खाते में गए। लेकिन 5 साल बाद 2018 में यह तस्वीर बिल्कुल बदल गई थी। सत्ताधारी बीजेपी के प्रति एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम कर रहा था और पार्टी को करीब 8% वोटों का नुकसान हुआ। उसे 33% वोट ही मिले। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस के वोट शेयर में 2013 के मुकाबले केवल 3.25% का ही इजाफा हुआ। पार्टी को 43% वोट मिले, जो पिछली बार 40% थे। बीएसपी के वोट शेयर में कमी आई और पार्टी को मात्र 3.9% वोटों से संतोष करना पड़ा। अब इन चुनावों में अकेली उतरी अजीत जोगी की पार्टी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ को 7.5% से कुछ ज्यादा वोट मिले। अन्य दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों को करीब 12.5% वोट मिले 2018 के विधानसभा चुनाव में। तो जैसा आप देख सकते हैं, 43% वोटों के साथ कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आई, जिसने 68 सीटें जीती और राज्य में सरकार बनाई। लेकिन सोनिया, जैसा कि हमारे पैनलिस्ट रामकृपाल जी ने बताया कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव दोनों में लोगों के वोट करने का आधार अलग होता है।
तो अब इस बार के लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की 11 सीटों के लिए जनता किस पार्टी पर अपना विश्वास जताती है, अब ये जानने के लिए तो हमें 23 मई तक का इंतजार करना पड़ेगा। और साथ ही कौन कौन से मुद्दे हैं उस पर भी करेंगे चर्चा। टीना, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात पिछले विधानसभा चुनाव में थी। चंदूलाल साहू बहुत फेमस हो गए थे क्योंकि 11 डमी कैंडिडेट्स उतारे थे अजीत जोगी ने अपने उसमें, क्योंकि उनका मुकाबला चंदूलाल साहू से था बीजेपी के, लेकिन एंड में कांटे का टक्कर होने के बाद भी अजीत जोगी हार ही गए थे 1500 वोटों से। तो इस बार तो शायद है ही नहीं, तो देखते हैं इस बार कितना इंटरेस्टिंग होगा, उनकी पार्टी क्या रुख लेती है। लेकिन नक्सलवाद कितना बड़ा मुद्दा, क्योंकि कहते हैं कि जो मुद्दे हैं वो डिफरेंट हैं लोकसभा चुनाव के लिए, विधानसभा चुनाव के लिए। नक्सल बेल्ट है, कितना बड़ा मुद्दा लोकसभा चुनाव में भी रहेगा? देखिए, छत्तीसगढ़ का, बल्कि पूरी हम कहेंगे जो रेड कॉरिडोर है, पूरा सभी जगह छत्तीसगढ़, ये नक्सल बहुत बड़ी समस्या है। और छत्तीसगढ़ के करीबन 7-8 जिले तो ऐसे हैं जो पूरी तरह से वहाँ पे प्रभावित हैं। इसमें जो 2018 का विधानसभा चुनाव हुआ उस पर हम नज़र डालें तो राज्य में जो वोट प्रतिशत था वो बढ़ा था और उसमें हिंसा भी कम हुई थी और बीजेपी बुरी तरह से हार गई थी। उसका एक कारण जो मैंने जो स्टडी की है उसके हिसाब से कहता हूँ कि वहाँ पे नक्सलियों ने बीजेपी के खिलाफ लोगों को वोट करने के लिए कहा था, क्योंकि पिछले 15 सालों में नक्सलियों के खिलाफ वहाँ पे काफ़ी काम हुआ और राज्य सरकार ने काफ़ी उनके खिलाफ वहाँ पे एक्शन लिया था। तो नक्सलियों ने वहाँ पे लोगों को वोट न डालने के बजाय वोट डालने को कहा, वोट परसेंटेज बजा और बीजेपी हारी। ऐसे इस बार भी ऐसा लगता है कि अभी हालांकि बस्तर में एक घटना हुई है, एक एमएलए की वहाँ पे मौत हुई है नक्सल में, लेकिन ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि जो पहला चरण की और दूसरे चरण की हमने देखा है कि वहाँ पे उनका वोट प्रतिशत बढ़ा है। तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि नक्सलियों कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ वहाँ पे वोट करेंगे, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पे सेंटर में जो गवर्नमेंट है वो भी नक्सलियों के खिलाफ काम कर रही है। तो वहाँ पे नक्सलियों का एक तो ये रुख रहेगा। दूसरा जो वहाँ पे है कि नक्सल काम नहीं करने दे रहे, वहाँ पे आपके मोबाइल के टावर नहीं लगाने दे रहे, सड़क नहीं बनाने दे रहे, गांव में स्कूल नहीं खोलने दे रहे, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं खोलने दे रहे। क्यों? कि नक्सलियों का जो मुख्य लक्ष्य था कि जो वहाँ पे ट्राइबल लोग थे उनकी सेवा करना या उनके हकों के लिए लड़ना, आज वो नहीं हो रहा है। आज वो एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, लोगों से उगाही कर रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि जो ट्राइबल बेल्ट है, जो इंटीरियर इलाके हैं, वहाँ सुविधाएं न जाएं, वहाँ पुलिस फोर्स न जा सके, वहाँ स्कूल न हो। तो इसलिए लोगों को अनपढ़ ही रखो ताकि हम जो उद्योगपति आए, कोई कारोबार हो तो हम उनसे पैसा लें। तो नक्सली वहाँ पे बहुत बड़ी समस्या है और उससे उनका समाधान तभी होगा जब लोग पढ़ेंगे लिखेंगे और लोग मुख्य धारा में जोड़ेंगे। तो लोग मुख्य धारा में जोड़ने के लिए वहाँ विकास करना जरूरी है और ये चुनाव भी विकास पे आधारित है। रामकृपाल जी, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टैंड नक्सलियों पर और राज्य सरकार का स्टैंड, इससे ये भी फर्क पड़ेगा इस बार इलेक्शन में? देखिए, अभी रोशन जी जो कह रहे थे बिल्कुल ये सही कह रहे थे कि नक्सली जो हैं धीरे धीरे वो जो पुरानी हिंसा की राजनीति, जो एक आइडियोलॉजिकल थोड़ा सा पुश मिलता था 70s तक, उसके बाद से वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। आज चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, वो तबके का भी हो, वहाँ पॉलिटिकल, देखिए एक होता है फिजिकली आप किसी चीज़ को रोक दें, निकलने न दें घरों से, लेकिन अब ये नक्सलिज्म अगर करके कहें तो वो कहीं भी नहीं है, उससे कोई प्रभावित नहीं होता है, सिवाय इसके कि वो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है। और केंद्र सरकार की नीति बहुत साफ रही है कि उनको करो, इनको ख़त्म करो। और बिल्कुल इन्होंने सही कहा कि जो लगातार वहाँ एक विकास की कोशिश हो रही है और निश्चित तौर पर वो ये इसमें अड़ंगा होंगे, क्योंकि उनका वो सारा का सारा चलता है। देखिए, जो सारे के लोग हैं अब ये उगाही वाले हो गए हैं, एक तरह से इनका धंधा है एक्सटॉर्शन का, बड़ी बड़ी कंपनियों का, कि हम रोक देंगे, वो कर लेंगे सारी चीज़ें। और आप जैसा जानती हैं कि 2-4 गुंडे भी अगर किसी गांव में होते हैं तो उनसे निपटना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, एक्सटॉर्शन इस तरह की चीज़ें। एक ध्यान रखिए आप कि पिछले बार का जो आप देख रही आंकड़े देखिए, इससे पहले 2009 में कांग्रेस और बीजेपी में 1.5% वोट का फर्क था, डिस्पाइट दैट, जबकि बीजेपी वो पीक पर थी। कई बार नंबर ऑफ सीट से बड़ा धोखा होता है, क्योंकि सीट एक अगर आपके पास जो कोर स्ट्रेंथ है और थोड़ा सा उसमें अगर इजाफा होता है तो सीटें बड़ी तेजी से बदल जाती हैं। उसके बावजूद बीजेपी 8% कम हुई, लेकिन कांग्रेस सिर्फ 3% बढ़ी है, यह याद रखिए। 40 से 43 गई है और बीजेपी 8%।
तो सवाल इस बात का है कि बीजेपी का जो वोट गया है, ये नहीं कि वो कांग्रेस ने सारा छीन लिया है, ये जो दूसरे आखिर कहाँ गया वो, जो उसका 8% वोट कम हो रहा है कांग्रेस की तुलना में, वैसे 10% के करीब कम हुआ, हाँ यही होगा, 8% करीब कम हुआ है। 8% कम होता है और कांग्रेस गेन 3% सिर्फ करती है, तो 5% ये वोट जो है ये कोई दूसरा ले गया है। अब वो चाहे मायावती का फैक्टर हो, निर्दलीय ले गए हों, चाहे जो ले गए हों, ये सारी चीज़ें देखिए विधानसभा में चूंकि एक लंबे दौर तक करीब करीब 10 साल 12 साल 15 साल आप सरकार रही है, स्वाभाविक होता है। उसके बाद भी आप देखिए रिटेन किया है बीजेपी ने। जब लोकसभा की चीज़ आएगी तो मुद्दे बिल्कुल अलग होते हैं। आप मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं कर रहे हो, आप एक नेशनल पर्सपेक्टिव में। और एक बात मैं कहूँ जो कि छत्तीसगढ़ में नहीं सब जगह लागू होता है, हम लोग ये भूल जाते हैं, जो मैं कह रहा हूँ कि शिक्षा का प्रसार हुआ है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक चेतना का प्रसार हुआ है। अब एक जो यूथ है उसका बेसिक जो कंट्रडिक्शन है, उसको जो लगता है ना कि मेरा समाधान कहाँ है मेरे इशू का, वो अब स्टेट सेंटर से निकल करके बड़ी दूसरी जगह चला गया है। आज गरीब का लड़का भी गांव में बैठा अगर पढ़ रहा है ना, तो उसको दुबई, संघाई और सिलिकॉन वैली दिखता है। उसको पटना लखनऊ वो जानता है नहीं है। उसके पिताजी को वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, क्योंकि लेखपाल से लेकर के उसके जितने कॉन्ट्रडिक्शन हैं, वो सुबह लेखपाल से लेकर शुरू होते हैं और डीएम तक जाते हैं, बहुत होता है तो वो मुख्यमंत्री तक पहुंचता है। नई पीढ़ी वो नहीं है, तो नई पीढ़ी के इश्यूज बिल्कुल डिफरेंट हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि, और मैं कह रहा हूं कि आप 2014 के इलेक्शन देखें, और सिर्फ मैं इसलिए नहीं कि मोदी जी के फेवर की बात मैं नहीं कर रहा हूं, इसके पहले भी जो जनरल फैसले होते हैं, सन 52 से मैं आपको बता दूं, सन 52 से नेहरू जी, इंदिरा जी, पार्टी सेकेंडरी होती थी, एक लीडरशिप जो ले जाएगी, जो सपने दिखा रही है, जो भविष्य का दे रही है, नेहरू जी के नाम चलता था। इंदिरा जी आई तो उनको कांग्रेस ने निकाल दिया था। वो कांग्रेस पार्टी कोर्ट नहीं 71 में 72 में मिला था, वो इंदिरा गांधी कोर्ट मिला था। वो गरीबी हटाओ, प्री पर्स की समाप्ति, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, इस पे वोट मिला था। वहां से आप चल के देखिए, जयप्रकाश नारायण कोर्ट मिला था, चंद्रशेखर या मुरारजी के नाम पे नहीं वोट मिला था। जब पूरी दुनिया उत्तर प्रदेश में पूरी की पूरी सीटें साफ हो गई थी, 0 पे कांग्रेस आ गई थी, हुआ था। तो 2014 में क्या हुआ, आप किसी पैमाने पर न क्षेत्रीयता चली, न धार्मिकता चली, न सांप्रदायिकता चली, मतलब कोई भी चीज नहीं। तो ये मैं कह रहा हूं कि कई बार ये होता है कि नेशनल इलेक्शन पैमाने बदल गए हैं पूरी दुनिया में, अल्टीमेटली जाके होता है इंडिविजुअल। अब हमें यूएस में तो चलिए प्रेसिडेंशियल, लेकिन जहां पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है वहां भी लीडरशिप बहुत काउंट करती है। तो ये मेरा मानना है कि ठीक है, नतीजे चाहे जो भी आए, बट विधानसभाओं से मेरा कहना है कि विधानसभा से जरूरी नहीं कि इसकी तुलना की जाए। हो सकता है वोट परसेंटेज हो तो लोग कहें देखा विधानसभा में होता है, बट इशूज आर टोटली डिफरेंट। जगदीश जी, आप छत्तीसगढ़ को बहुत करीब से जानते हैं, तो जैसे कि रामकृपाल जी ने कहा, नई पीढ़ी की नई सोच, नई चेतना, ये कितना बड़ा फैक्टर रहेगा? क्या वाकई में सोच बदली है? देखिए, युवा मतदाता तो बढ़ा है, छत्तीसगढ़ में भी बढ़ा है। और हम देखते हैं कि जैसे दंतेवाड़ा है, दंतेवाड़ा नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आता है, बल्कि हब है उसका, लेकिन वो एजुकेशन का भी हब है। आज बड़ी संख्या में वहाँ का ट्राइबल युवा न केवल पढ़ने के लिए दिल्ली और विदेशों में जा रहा है, बल्कि वो अच्छी नौकरियों में जा रहा है। तो वहाँ का जो युवा है छत्तीसगढ़ का, चाहे वो ट्राइबल इलाके का है, चाहे वो शहरी इलाके का है, वो अच्छा पढ़ लिख रहा है और पढ़ने की सुविधा हो गई है छत्तीसगढ़ में। 3 जो राज्य बने थे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के दौरान, उनमें सबसे अधिक प्रगति अगर किसी राज्य ने की है तो वो छत्तीसगढ़ ने की है। शिक्षा के मामले में भी छत्तीसगढ़ ने बड़ी तरक्की की है और छत्तीसगढ़ में हर तरह का उच्च शिक्षा के लिए अवसर है। IIM है, IIT है, AIMS भी है, सब चीज़ें वहाँ है और बच्चे पढ़ रहे हैं, बाहर जाकर compete कर रहे हैं, compete कर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जाकर अपना काम कर रहे हैं। तो हैसियत है। फिर चूँकि छत्तीसगढ़ मूलतः एक ट्राइबल स्टेट है, एक ग्रामीण स्टेट है, तो जो युवा आ रहा है वो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता है। तो अभी वो क्लैश है, जो अर्बन और रूरल मेंटेलिटी का जो क्लैश है वो है। और पुश्तैनी धंधा है, मान लीजिए खेती है, धान की खेती, धान का कटोरा कहा जाता है छत्तीसगढ़ को, क्योंकि सबसे अच्छी क्वालिटी का चावल छत्तीसगढ़ में पैदा होता है। तो उसको बना के रखना, या
नौकरियों के पीछे भागना, इसमें थोड़ा क्लैश तो है, लेकिन उसका बहुत पॉलिटिक्स पर बहुत असर नहीं है। हम देखते हैं कि दोनों ही जो बड़े दल हैं, कांग्रेस या भाजपा, उनमें युवा कार्यकर्ताओं की बड़ी फौज है। नक्सल समस्या निश्चित रूप से एक बड़ी समस्या है और रोशन कह रहे थे कि नक्सल प्रभावित, अब नक्सल पहले ज़रूर प्रभावित कर पाते थे वो मतदान को, अब वो मतदान को प्रभावित नहीं कर सकते हैं, बल्कि वो मतदान बहिष्कार की अपील करते हैं। जहाँ जहाँ अपील करते हैं वहाँ दुगुना मतदान होता है। ट्राइबल खुद बिना डरे और उनकी चेतावनियों की परवाह किए बगैर वोट डालने के लिए जाता है और उनको दिखाता है कि हम मतदान करना चाहते हैं। बस्तर में अंदरूनी इलाकों तक भारी विरोध, नक्सलियों के भारी विरोध के बावजूद पक्की कंक्रीट की सड़कें बनी है, पुलिया बनी है, स्कूल्स बनी है, सिक्योरिटी फोर्सेस उन स्कूल्स की रखवाली करती हैं और बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं। वो ट्राइबल्स के बच्चे हैं, उनमें हज़ारों बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सरेंडर्ड नक्सलियों के हैं। अभी तो बड़ी संख्या है जिन्होंने सरेंडर्ड नक्सली है, क्योंकि पिछले 15 सालों में और बहुत बड़ी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इस बार के चुनाव में वो अपील कर रहे हैं लोगों से, बल्कि वो चुनाव आयोग की कंपेनिंग कर रहे हैं कि अधिक मतदान के लिए। तो ये एक फ़र्क दिखाई देता है। देखिए, नक्सल अब समाप्ति पर है बस्तर में, अब वो लास्ट बेस्टन उनका बना हुआ है। थोड़ा सा एक इलाका है जहाँ पर वो अपनी गतिविधियाँ चलाते हैं और इसीलिए वो एक्टिविटी, और जो भीमा मंडावी भाजपा के इकलौते विधायक की हत्या करने में वो सफल रहे, उसका कारण ये रहा कि राज्य सरकार जो बनी है कांग्रेस की, वो थोड़ा फ्लिप फ्लॉप करती रही समस्या को लेकर। शुरू में मुख्यमंत्री की ओर से ये बयान आया कि हम बात करेंगे। नक्सलियों से बात करने की बहुत बार सब लोग बात कर चुके हैं, राज्यपाल ये बात कह चुके हैं, भाजपा के नेता ये बात कह चुके हैं। सबको ये पता लग गया जब यूपीए के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी कहा था कि देश के सामने सबसे बड़ी समस्या नक्सलवाद की समस्या है और केंद्र उसी तब से उस नीति पर चल रहा है उनके खात्मे की। और छत्तीसगढ़ सरकार ने 15 साल भाजपा की वहाँ ये काम किया। अब जाकर जो कांग्रेस की सरकार है, जो कुछ हमले हुए और चुनाव के पहले भी कुछ घटनाएं हुई, उसके बाद से जो प्रदेश की कांग्रेस सरकार है वो भी सख्ती उनके साथ कर रही है। लेकिन शुरू में जो थोड़ा सा ढील हुई और थोड़ा ऐसा लगा कि कोई बातचीत का माहौल बनेगा, उससे उनको थोड़ी ताकत मिल गई, थोड़ा रीग्रुप होने का, रीऑर्गेनाइज होने का मौका मिल गया। छत्तीसगढ़ में नक्सली समाप्त हो रहे हैं, लेकिन किसानों की एक बड़ी है समस्या। और पिछली सरकार में भी उनको ये वादा आश्वासन दिया गया था कि उनके धान का जो समर्थन मूल्य है उनको बोनस दिया जाएगा 2500 रुपये का। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में उसका वादा किया और कुछ जगह दिया भी है, लेकिन अधिकतर जगह पर वो बोनस की राशि नहीं मिली है। छत्तीसगढ़ का किसान भी दूसरे राज्यों के किसान की तरह परेशान है, क्योंकि उपज का मूल्य उसको नहीं मिलता। बाज़ार में वो जब जाता है तो जितनी लागत उसकी आई है उससे कम दाम पर उसको अपना माल बेचना पड़ता है। ये समस्या वहाँ भी है। और जो भी पार्टी प्रदेश में है, केंद्र में तो योजनाएं बनी रही है, लेकिन अगर उसको प्रायोरिटी रखेगी, क्योंकि बड़े बड़े भूभाग में किसानी खेती होती है, तो मेरा मानना है कि छत्तीसगढ़ में कोई समस्या नहीं होगी। जी, तो किस किस को असंतोष है और किसको संतोष, इस पर भी करेंगे चर्चा। छोटा सा ब्रेक यहाँ लेते हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे इस चुनावी चर्चा के बारे में और ट्राइबल्स की समस्या के बारे में भी। देखते रहिए राज्यसभा टीवी। Today we'll analyze the Chiller Star Labeling Program. India has launched an ambitious program to encourage the deployment of energy-efficient chiller systems in the country. Where the consumers have responded very well, the manufacturers have responded very well, because they are coming out with better technology, more efficient appliances for the consumer. So it's a win-win situation for the consumer as well as for the vendors, that the energy efficiency is improving in the market and the markets are getting transformed. So when you have a good energy efficient quality product in your hand at a higher cost, definitely that will go for a longer duration and it will give you the longer run benefits in operation. Government has to give
concessions, duty concessions to all star label products in the escalated scale of their star. So the basically, government must come forth. incentives must be provided. So that the initial cost of investment comes down. राज्यनामा में आज बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की। एक नजर डालते हैं छत्तीसगढ़ की लोकसभा सीटों पर मुकाबला कर रहे उम्मीदवारों पर। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर 2 चरणों में मतदान का काम पूरा हो चुका है। पहले चरण की एक सीट पर 11 अप्रैल जबकि दूसरे चरण की 3 सीटों पर 18 अप्रैल को मतदान किया गया। दूसरे चरण में 70% से ज्यादा मतदान हुआ, वहीं पहले चरण में 57% मतदान दर्ज किया गया था। अब अगर तीसरे और आखिरी चरण की बात की जाए तो इस चरण में 7 लोकसभा सीटों पर 23 अप्रैल को मतदान होना है। ये सीटें सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर चंपा, कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर हैं। इन सीटों पर बीजेपी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी समेत कई अन्य पार्टियों ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। सरगुजा सीट पर बीजेपी ने रेणुका सिंह सरोटा को अपना उम्मीदवार बनाया है, जिनका मुकाबला कांग्रेस के खेल साई सिंह और बहुजन समाज पार्टी की माया भगत से है। वहीं रायगढ़ सीट पर कांग्रेस ने लालजीत सिंह राठिया को मैदान में उतारा है। बीजेपी ने गोमती साय पर अपना भरोसा जताया है, जबकि बहुजन समाज पार्टी ने इनोसेंट कुजूर पर दांव खेला है। जांजगीर चांपा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। यहां पर बहुजन समाज पार्टी ने दाऊराम रत्नाकर को टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस ने रवि पारसराम और बीजेपी ने गुहाराम अजगल्ले को मैदान में उतारा है। बात कोरबा सीट की जाए तो यहां कांग्रेस ने ज्योत्सना चंदर महंत को अपना उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने ज्योति नंद दुबे को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी ने परमीत सिंह को टिकट दिया है। बिलासपुर सीट पर बीजेपी ने अरुण साव को चुनावी मैदान में उतारा है, जिनका मुकाबला कांग्रेस के अटल श्रीवास्तव और बहुजन समाज पार्टी के उत्तम दास गुरु गोसाई से होगा। दुर्ग सीट पर विजय बघेल को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने प्रतिमा चंद्राकर और बहुजन समाज पार्टी ने गीतांजलि सिंह पर भरोसा जताया है। राजधानी रायपुर में भी मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। इस सीट पर बीजेपी ने सुनील कुमार सोनी को मैदान में उतारा है, जिनका मुकाबला कांग्रेस के प्रमोद दुबे से होगा। तीसरे चरण के लिए 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। लेकिन सबसे बड़े नेता रमन सिंह का टिकट कट चुका है और उनके बेटे का भी, और इस सब पर कर रहे हैं हम चर्चा। रोशन, ये बताएं कि जैसे बता रहे थे जगदीश जी, धान पर 2500 रुपये पर क्विंटल का वादा और किसानों का ऋण माफ़ करना। कांग्रेस ने कहा था, अब नारा है उनका, जो कहा सो किया। कांग्रेस लोकल मुद्दों को उठा रहे हैं, बीजेपी राष्ट्रवाद को उठा रहे हैं। इस सब को कैसे देखते हैं? देखिए, जो भी जगदीश जी कह रहे थे किसानों के बारे में, बिल्कुल सच बात है। और जो वहाँ से खबरें भी आ रही हैं कि कांग्रेस ने जो 2 बड़े वादे किए थे कि हम जो धान का बोनस देंगे और दूसरा किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, तो सबको अभी बोनस नहीं मिला है और किसानों का जो कर्जा है वो माफ़ नहीं हुआ है। जितना वादा किया गया था बाद में उसकी काट छाँट की गई कि कहा गया कि पहले 2 लाख, फिर कहा गया 1 लाख, अभी कहा गया कि सीमांत किसान। तो अभी वहाँ बड़ा कन्फ्यूजन है कि किसका कर्जा माफ़ होगा। तो उससे किसान बड़े नाराज है, क्योंकि जब विधानसभा चुनाव थे और जब राहुल गांधी गए थे वहाँ और उन्होंने घोषणा की थी कि हम कर्जा माफ़ कर देंगे और किसानों को उनका बढ़ावा मूल्य देंगे, 2500 रुपये करीबन देंगे उनको। तो लोगों ने अपना धान बेचना बंद कर दिया था और फिर चुनाव के बाद उन्होंने बेचा। तो कहीं ना कहीं किसानों को लगता है कि उनके साथ धोखा हुआ है। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा वहाँ पे मुझे लगता है कि जिसकी वहाँ पे कांग्रेस को कीमत चुकानी पड़ेगी। दूसरी जो हम बात कर रहे थे कि कैंडिडेट की आपने बात की, बीएसपी को लेकर बात कर रहे थे, मुझे सिर्फ उसमें एक बात कहनी थी कि एक सीट जो हम जांजगीर की बात कर रहे हैं, उसकी जो विधानसभा सीटें 8 विधानसभा सीटें हैं, उनमें से 2 बीएसपी ने जीती थी और तीनों में वो नंबर 2 पोजीशन पर रही है। तो इसलिए जो उनका फोकस है कि हम जो काशीराम जी की 1984 की जो एक मन में रह गई है कि वहाँ से चुनाव जीतना एक ऐसी सीट है, उस पर शायद वो फोकस कर रहे हैं कि हम जो 2 सीटें हम विधानसभा की जीते हैं, हो सकता है कि उसको हम बढ़ा के करें। हालांकि संभव लगता नहीं है, जिस तरह से उसका वोट परसेंट केवल 2.5% वोट है, तो बड़ा मुश्किल है। जो हम बड़े नेताओं की बात कर रहे हैं, चूँकि बीजेपी ने अपने सभी बड़े नेताओं के टिकट काट दिए हैं,
तो ऐसा कोई चर्चित चेहरा नहीं है वहाँ पे कि जिनके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा हो। एक जो विजय बघेल हैं, विजय बघेल का नाम थोड़ा सा है क्योंकि उन्होंने जो अभी मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उनको एक बार चुनाव हरा चुके हैं, मुझे उनके भतीजे हैं और वो एक बार उनको चुनाव हरा चुके हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा उसमें ऐसे चेहरे नहीं कि जिन पे चर्चा हो, इसलिए ये पूरा चुनाव दिल्ली पे केंद्रित हो गया है। मोदी के नाम पे वोट या फिर राहुल गांधी के नाम पे वोट, राष्ट्रवाद है या फिर जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं। बीजेपी अपनी चुनावी सभाओं में कहती है कि जब से नई सरकार आई है छत्तीसगढ़ में आयुष्मान भारत की स्कीमें बंद कर दी गई हैं और साथ ही पीएम किसान निधि के जो नए नाम हैं वो नहीं आ रहे हैं। तो इस तरह की बातें करने से बीजेपी को फ़ायदा होगा या मतलब जैसे कि बता रहे थे कि कुछ ठगा से महसूस कर रहे हैं कुछ किसान वहाँ के कि वादा किया लेकिन निभाया नहीं। देखिए, एक बात हम लोगों को समझ लेना चाहिए कि चाहे जो राज्य हो, किसान जो शब्द है या किसान की जो समस्या है वो स्थानीय नहीं है। वो चाहे बीजेपी आए चाहे कांग्रेस आए, कोई भी रहे, बेसिक समस्या क्या है आप समझ लीजिए। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद से हम कृषि में संकट हमारा यहाँ इस तरह का था कि एसेंशियल कमोडिटी यानी किसी चीज़ की अगर कमी हो जाती है तो सरकार कैसे निपटे उससे। तो जितना हमारा कृषि के बारे में फोकस रहता था वो था कि कमी है तो राज्य सरकार जिले के बाहर नहीं गेहूं ले जा सकते, फलाना नहीं ले जा सकते, सारे कानून हमारे बने थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि जो पूरी दुनिया में एक चेंज हो रहा है, आज की तारीख में ये सरप्लस का संकट है। यानी खपत जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा पैदावार हो रही है और कोई भी राज्य सरकार कितना भी वादा कर ले, ये संकट जो होता है, देखिए ये जो आपको कर्जा दे देंगे या 20 रुपये ज़्यादा दे देंगे, आप कहाँ से देंगे, कितना चीज़। चूँकि ज़्यादातर आबादी एक बहुत बड़ी जो कृषि पर आधारित है, रोजगार के वैकल्पिक साधन कम मिल रहे हैं, तो उसके लिए बहुत मुश्किल है। ये एक राष्ट्रीय नीति, और मैं हमेशा इस बात को मानता हूँ कि किसानों के लिए सारी पार्टियां मिल बैठ करके जब तक आप दीर्घकालीन कोई नीति नहीं बनाएंगे, ये सरप्लस का संकट है। उत्तर प्रदेश में भी है, योगी सरकार है, जहाँ बीजेपी की भी है, हम खरीदेंगे सारी चीज़ें। देखिए पेपर पर होता है, बट रियल संकट ये है कि आप क्या कर लेंगे। आलू आज की कोई बीजेपी या किसान की नहीं है। याद कीजिए टिकैत का आंदोलन कब शुरू हुआ था, वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे उत्तर प्रदेश का। किसान गन्ना अपने खेतों में जला दिया करता था। ये कोई नई समस्या किसान नीति की नहीं है। इसलिए क्या होता है, दिक्कत में कैसे फंसती हैं बीजेपी इस बार, एक मैं उसको चालाकी कहूँगा कि जो राष्ट्रवाद और ये सारी चीज़ें हैं जो एक राष्ट्र को जोड़ती हैं, जिनसे जरूरी नहीं है, बहुत ज़्यादा वो इन चीज़ों पर कमिटमेंट नहीं कर रही है। किसानों को जैसे है 2000 रुपये पहले देना शुरू किया था, अब मैनिफेस्टो में कर दिया है कि सारे किसान को मिलेगा। 5 हेक्टेयर तक का जो था वो सबको मिलेगा। एक रियलिस्टिक ढंग से वो चल रही, बहुत ज़्यादा वादे नहीं कर रही है, क्योंकि जानती है, वो जान रहे हैं कि वादे अगर आप बहुत ज़्यादा कर लेंगे और जो कतई नहीं पूरे होते, जैसे छत्तीसगढ़ के बारे में जो अभी लोग कह रहे थे कि इतना पैसा देने को, अभी से मोहभंग होना शुरू हो गया है। ठगा से महसूस करते हैं। आज आप कर्ज दे देंगे, इस चालू फसल के लिए फिर कर्ज ले रहा है। कितनी बार कर्ज आप माफ करेंगे, वो कहाँ से माफ करेंगे। हर राज्य जो है उसको डेफिसिट में चल रहे हैं बजट। अभी जैसे क्या किया है, जो मैंने सुना है छत्तीसगढ़ में एक काम किया इन्होंने, बिजली का बिल कम कर दिया है। आपको पता है पावर सेक्टर जो पूरे देश का है, जो सबसे खराब स्थिति में है, कि राज्य सरकारें ओवरड्राफ्ट में चल रही हैं, कर्जा ने उनके जितने डिस्कॉम यूनिट्स हैं, ये सब के सब टाइम पर अगर ये अदा कर देते तो आज सारा पावर सेक्टर की हालत नहीं होती। कि राज्य सरकार ने कर्ज आप लेके बैठे हुए हैं, बिजली का आप फ्री में दे देंगे, खुद की आपकी आय है नहीं, कहाँ से आप करेंगे। तो ये जो वोट जीतने के लिए, वोट पाने के लिए जो इस तरह की चीज़ें की जाती हैं, अल्टीमेटली ये संकट बनती हैं। वो चाहे बीजेपी हो चाहे जो भी हो। बीजेपी ने गुजरात विधानसभा में देख लिया था, रूरल डिस्ट्रेस जो पूरा हिस्सा है किसानों की समस्या, और किसान भी इस बात को जानता है कि किसी एक पार्टी की देन नहीं उसका संकट, और न कोई एक पार्टी उसके संकट को इमीडिएटली हल कर सकती है। तो ये जो नारे रहेंगे जरूर, और हर सरकारें लोकप्रियता पर आती हैं, बट फिर मैं कह रहा हूँ कि जो एडवांटेज बीजेपी जो दिखाई पड़ रही है, जो इमीडिएट हुआ है, वो एक है कि कुछ नेशनल इश्यूज हैं। बीजेपी इस बात को स्वीकार कर रही है कि हाँ, किसान की समस्या हम नहीं सॉल्व कर पाए हैं, ये कहीं ना कहीं उसने स्वीकार करना शुरू कर दिया है। लेकिन जो नई सरकारें आ रही हैं, अगर आज आती
लेकिन चूंकि 4 महीना पहले आप 6 महीने पहले आ गए हैं, तो अब तो देख रहे हैं, राजस्थान में भी वही देख रहे हैं कि कहाँ कितना हुआ, मध्य प्रदेश में लोग देख रहे हैं कितना कर्जा आपने माफ किया, क्या हुआ। वो पुराना कर्जा माफ कर देंगे इस फसल के लिए, फिर वो कर्जा लेना शुरू करेगा। अगर आप आज दे भी देते हैं, फिर 4 साल में 2 साल में फिर वो कर्जदार हो जाएगा। कितनी बार आप उसका कर्ज माफ करेंगे? विशेष साइकिल है जो चलता ही रहेगा। जगदीश जी, चुनावी रैलियों में हम सुन रहे हैं ट्राइबल्स का नाम भी आता है, वो समस्या भी उठाई जाती है, वो कितनी प्रभावी रहेगी इस बजट में? देखिए, छत्तीसगढ़ तो ट्राइबल स्टेट है और 2/3 से ज़्यादा आदिवासी आदिम जनजातियों की संख्या है, क्षेत्र भी है, बड़ा जंगल है, और ट्राइबल्स की शाश्वत वही समस्याएं हैं कि उनके इलाके में डेवलपमेंट होना। उनके इलाके में अब जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट है उनके कारण डेवलपमेंट रुका हुआ था, लेकिन पिछले 15 साल में भाजपा सरकार ने अब काफ़ी डेवलपमेंट किया है। फिर उनके इलाके में एक बड़ी समस्या इस बात की भी है कि जो वनोपज वो इकट्ठा करते हैं, जिसकी की लूट होती है, उसका पर्याप्त उपयोग नहीं होता, उनको मार्केट रेट उनको नहीं मिलता। लेकिन अब उसके लिए भी कोशिशें हुई हैं। पिछली सरकार ने इतना किया है कि जो ट्राइबल इलाके हैं उनमें जो ट्राइबल महिलाएं हैं उनके सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हैं, जो कि जंगल से जो वनोपज है वो इकट्ठा करती हैं और अपनी समिति के माध्यम से शहद है, चिरौंजी दाना है, बहुत सी चीज़ें छत्तीसगढ़ में होती हैं। वो सेल्फ हेल्प ग्रुप को बड़ी मदद मिली है, इससे उनकी अपनी इनकम भी बढ़ी है। ये एक्टिविटीज़ बढ़ाने की ज़रूरत है। फिर एजुकेशन एक बहुत बड़ी समस्या। दूसरी जो ट्राइबल इलाके की समस्या है वो हेल्थ की है, स्वास्थ्य की है। आंत्रशोथ गर्मी आ गई है, अब आप खबरें इस तरह की आएंगी कि बस्तर में इतने बच्चे मर गए या इतने लोग मर गए, सरगुजा में इतने लोग मर गए। देश के सभी जनजाति क्षेत्रों में ये बीमारियां होती हैं। तो स्वास्थ्य की, हेल्थ की समस्या, वहाँ हेल्थ सर्विसेज पहुँचाने की ज़रूरत है। और ये समस्या छत्तीसगढ़ में जब मध्य प्रदेश का हिस्सा था तब से बनी हुई है, और बाद में छत्तीसगढ़ अलग हो गया, नक्सली माओवादी वहाँ उन्होंने अपने गढ़ बना लिए, उसके कारण ये समस्या और बढ़ी है। मेरा मानना है कि जो भी राज्य सरकार है और केंद्र सरकार की आयुष्मान जैसी योजना को राज्य सरकार को रोकना नहीं चाहिए था। उसका सबसे ज़्यादा लाभ उन्हीं क्षेत्रों के आदिवासियों को मिलता, लेकिन बंगाल, पश्चिम बंगाल की तरह छत्तीसगढ़ में भी वो रुकी हुई है। किसानों की आपने बात की थी कि किसानों की जो किसान सम्मान निधि है, दरअसल छत्तीसगढ़ भी उन राज्यों में शामिल है जिसमें किसानों का वो जो डाटा है वो डेटाबेस अभी कंप्लीट नहीं है। बहुत सारे राज्य हैं, कुछ उसमें भाजपा शासित राज्य भी हैं, जिन राज्यों का डेटाबेस वो कंप्लीट है उनको वो तुरंत राशि ट्रांसफ़र हो रही है। छत्तीसगढ़ लगा हुआ है, मेरे ख्याल से उनके यहाँ भी लगभग सभी जो 2 हेक्टेयर से कम जोत वाले किसान हैं उनको वो रकम मिलने लगेगी, लेकिन उसका चुनाव में लाभ तो पार्टी ज़रूर लेगी। लेकिन ये जो ट्राइबल की समस्याएं हैं, इन पर तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री की जो दोनों सभाएं हुई हैं, अगर आप देखें तो वो ट्राइबल इलाके हैं। बालोद के जिस गांव में उनकी सभा हुई वो बिल्कुल कांकेर लोकसभा और दुर्ग लोकसभा के बीच बॉर्डर पर का इलाका है और वो सारा ट्राइबल इलाका है। तो दोनों पार्टियों और राहुल गांधी ने भी जो सभा की है और अभी और भी वो सभा करने वाले, वो भी ट्राइबल इलाके में सभा करने वाले। तो जो भी राष्ट्रीय नेता हैं वो ट्राइबल इलाके में ही जाता है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि बहुत सी बातें उनके लिए कही तो जाती है लेकिन वो ज़मीनी धरातल पर नहीं उतरती है। मेरे ख्याल से राज्य सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि आपने उम्मीदवारों की बात की थी सोनिया जी की, बहुत कोई नेशनल लेवल का उम्मीदवार नहीं है और डॉक्टर रमन सिंह को भी टिकट नहीं। डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव से विधायक चुने गए हैं और भले ही वहाँ भाजपा विधायक दल का कोई नेता है, लेकिन भाजपा का विधानसभा में भी नेता डॉक्टर रमन सिंह है और बाहर भी वो नेता है और उन्हीं के नेतृत्व में पार्टी वो चुनाव भी लड़ रही है। लेकिन जो विधायक, जैसे कांग्रेस ने भी शुरू में आपने कहा था कि कांग्रेस ने नए चेहरे उतारे, कांग्रेस ने 4 विधायकों को उतारा है और इसलिए उतारा है कि भाजपा ने जो प्रत्याशी रखे हैं, जैसे सरगुजा में या जांजगीर चांपा में या कांकेर में, ये स्ट्रॉन्ग प्रत्याशी है। वो भले ही कोई बहुत अनाम लोग हैं, राष्ट्रीय स्तर पर उनकी बहुत पहचान नहीं है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है और उसमें से कुछ पुराने लोग हैं, विधायक रह चुके लोग हैं। तो कांग्रेस को मजबूरन अपने विधायकों को लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उतारना पड़ा।
तो एक अच्छा दिलचस्प मुकाबला वहाँ देखने को मिलेगा। और मुद्दे हैं, भाजपा जो कि बहुत आक्रामक ढंग से प्रचार कर रही है और राज्य सरकार अभी नई बनी है तो उनका भी बहुत जोश है, तो वो भी बहुत आक्रामक प्रचार कर रहे हैं निश्चित रूप से। और इसी में मज़ा भी आता है। और आप लोग स्टूडियो में आए, चर्चा में भाग लिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जीत हार के क्या समीकरण हैं छत्तीसगढ़ में और साथ ही क्या गुणा भाग चल रहा है, इस सब पर हमने की चर्चा। हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे हर राज्य की खबर ऐसे ही राज्यसभा टीवी पर। देखते रहिए राज्यसभा टीवी।